चलिए अब बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड के बारे में। चलिए तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन को लेके थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन कवर कर रखे। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा आप सामने देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम दूसरे क्वेश्चन में मतलब कि और में दोनों एक ही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए, आपका आंसर जो है वो हमेशा एक ही रहेगा, जो हम अभी देखने वाले हैं। दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखिए आंसर एक ही आएगा, ठीक है। चाहे आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेंट पूछे जाए या फिर दूसरा क्वेश्चन जो है थियरी ऑफ इनकम, थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड पूछा जाए, दोनों एक ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मतलब है इनकम का, क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट का, और दोनों में क्या रिलेशन है, ये सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मतलब होता है इफ़ेक्टिव डिमांड का, और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिटेल में सब कुछ हम पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड हम सारा कवर करेंगे कि क्या मतलब है इनकम, क्या मतलब है एम्प्लॉयमेंट, और क्या मतलब होता है इफ़ेक्टिव डिमांड का। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने रख दिया है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम इफ़ेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, ये आखिर किसने दिया था, कौन थे वे व्यक्ति जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। तो वो व्यक्ति थे प्रोफेसर केन्स। आपके सामने जो है वो चित्र मैंने आपके सामने रख दिया है, आप देख सकते हैं। प्रोफेसर केन्स जो थे वो व्यक्ति ये है जिन्होंने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे दूसरे नाम से इफ़ेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। तो ये थे वो व्यक्ति। अब देखते हैं कि भैया क्या मतलब होता है इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का। अब इनकम तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इनकम का क्या मतलब होता है। आप आखिर इनकम के लिए तो लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, तो इनकम मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब होता है रोजगार। अगर इनकम मिलती है उसे ही हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। इनकम कितनी है आपकी, रोजगार कितनी है, उसे ही हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनकम अगर है तो ही एम्प्लॉयमेंट है। मतलब कि इनकम अगर बढ़ा दूँ तो ही सब लोगों की रोजगारी बढ़ेगी। सही बात है कि नहीं। अगर इनकम, लोगों की इनकम बढ़ती है तो रोजगारी बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो सीधी तरीके से एम्प्लॉयमेंट कम होती है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट और इनकम के बीच में सीधा रिलेशन है, ठीक है। तो मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनकम जो है वो एक फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट का। बहुत ही सीधा सा मतलब है, एम्प्लॉयमेंट का एक फंक्शन है इनकम। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, अगर देश में एम्प्लॉयमेंट सरकार को बढ़ानी है, रोजगार बढ़ानी है, तो क्या करना होगा, अलग अलग क्षेत्रों में इनकम बढ़ानी होगी सबकी। सबको इनकम मिल रहे ऐसा कुछ करना होगा। जो बेकार बैठे हैं, जिन्हें काम करना है, उसे कुछ काम दिलाइए, मतलब कि उसे इनकम मिलती रहे और वो एम्प्लॉयमेंट उसे मिलती रहे। तो एम्प्लॉयमेंट इसी तरीके से बढ़ेगी अगर इनकम मिलती है तो। मतलब कि सीधा रिलेशनशिप है। हाँ, अगर मैं यह कहूँ कि इनकम बढ़ती है, अगर मैं ये कहूँ कि इनकम बढ़ती है, तो सीधा रिलेशनशिप है कि क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या कम होगी। सीधा रिलेशनशिप है, हाँ बिल्कुल। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। सीधा रिलेशनशिप है, अगर इनकम बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्योंकि इनकम बढ़ती है तो सीधी तरीके से आप भी सोच सकते हैं कि अगर इनकम बढ़ती है तो सबकी रोजगारी बढ़ेगी, और रोजगारी बढ़ेगी तो इसी का तो मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहूँ कि उल्टा ले लूँ कि अगर इनकम जो है वो कम होती है तो उसका क्या मतलब हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या कम होगा। सीधा सा मतलब है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इनकम भी कम होगी। सीधा रिलेशनशिप है, दोनों या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, ठीक है। तो ये थे रिलेशनशिप,
मतलब कि रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, सीधा सा रिलेशनशिप है, इनकम बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे मेन क्वेश्चन के आधार पे जाते हैं कि अब हमें पहले तो ये पता चल गया है कि भैया क्या मतलब है, रिलेशन क्या है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब देखते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड का क्या मतलब होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। मतलब कि ये जो है हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच के रिलेशंस की, तो ये आपकी थियोरिकल पार्ट ही है, आपका आंसर का पार्ट ही है, आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, मैं आपके सामने वो थियोरी भी रखूँगा, आंसर भी रखूँगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या मतलब होता है इफ़ेक्टिव डिमांड का। ठीक है, उसके बाद हम आंसर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए तो अब ये क्वेश्चन अब देखते हैं कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का और क्या थियोरिकल पार्ट हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए, इस क्वेश्चन के शुरुआत में ही मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी कि भैया ये जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रोफेसर केन्स ने। ये आपके सामने है, प्रोफेसर केन्स। ठीक है, अब आगे क्या दिया गया कि भैया इनकम जो है डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है। सीधा तरीके से हम समझे तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कैसे डिपेंडेंट है। तो भैया इनकम बढ़ती है तो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इनकम भी कम होगी। डिपेंडेंट है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो इनकम भी कम होगी। डिपेंडेंट है, इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि इनकम जो है वो फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट का। सीधी तरीके से सीधी सी बात है। ठीक है, कि इनकम जो है वो फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट का, दोनों ही बढ़ेगी दोनों ही कम होगी, यही बात यहाँ पे की गई है। देखिए, इफ़ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इनकम ऑल्सो इंक्रीज। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज इनकम ऑल्सो डिक्रीज। एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो आपकी इनकम भी कम होगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं कि केन्स हैज़ एक्सप्लेन हिज कॉन्सेप्ट। उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है ये इफ़ेक्टिव डिमांड समझाया है। उनके कोई कॉन्सेप्ट थे जो हम देखने वाले हैं, उसे आप घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उनका कॉन्सेप्ट है। तो उनकी हेल्प लेके जो ये इफ़ेक्टिव डिमांड है उन्होंने ये समझाया है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इफ़ेक्टिव डिमांड का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपके सामने वो भी रख दिया है क्वेश्चन का आंसर कि क्या मतलब होता है इफ़ेक्टिव डिमांड का। तो आपके सामने है कि इफ़ेक्टिव डिमांड इज़ द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस बाय द पीपल एट द पर्टिकुलर टाइम। मतलब कि टोटल डिमांड जो पीपल्स, टोटल जो लोग हैं वो एक समय पे गुड्स एंड सर्विस के लिए जो टोटल डिमांड करते हैं उसका ही जो समूह है उसे ही हम कहते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड। सिंपल तरीके का मतलब है कि टोटल डिमांड का मतलब ही हुआ इफ़ेक्टिव डिमांड। अगर टोटल डिमांड हम ले ले एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी आधारित समय पे टोटल डिमांड हम ले ले तो उसे ही हम कहते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड। ठीक है, आगे क्या लिखा है अब देखते हैं। इन मनी इकोनॉमी दिस इफ़ेक्टिव डिमांड इंडिकेट स्पेंडिंग ऑफ इनकम। मतलब कि मनी इकोनॉमी, हम सेज लॉ ऑफ मार्केट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मनी इकोनॉमी क्या है, इसमें क्या डिस्कशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा। मनी इकोनॉमी जो है उसमें इफ़ेक्टिव डिमांड को इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो इंडिकेट करता है स्पेंडिंग ऑफ इनकम। आप जितना खर्च करते हैं, इनकम आप खर्च करते हैं कुछ भी गुड्स परचेज करने के लिए, सर्विस परचेज करने के लिए, जो खर्च करते हैं उसे ही इंडिकेट करता है इफ़ेक्टिव डिमांड। असल में देखा जाए तो वही मतलब होता है इफ़ेक्टिव डिमांड का। ठीक है, मनी इकोनॉमी में आप जो भी मनी खर्च करते हैं अगर वो कोई इंडिकेट करता है तो वो है आपका इफ़ेक्टिव डिमांड। सिंपल सा मतलब है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा गया है कि द फ्लो एक्सपेंडिचर, जिसे हम स्पेंडिंग ऑफ इनकम, दोनों एक ही शब्द है, अलग अलग यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड से मतलब भी एक ही होता है कि स्पेंडिंग ऑफ इनकम का ही मतलब होता है फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर।
खर्च का फ्लो, ठीक है, खर्च का एक आधारित क्रमांक, ठीक है। तो इन टर्म determines the flow of income as one man's expenditure become the income of another। मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंडिचर बिकम इनकम ऑफ अनदर। कैसे एक का जो एक्सपेंस है वो दूसरे के लिए इनकम होगा। आप सिंपल तरीके से समझिए भैया, आप कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीदी, आपने बुक्स खरीदी बुक स्टोर में से, तो आपके लिए तो वो खरीदना मतलब कि आपके लिए एक्सपेंस हुआ कि भैया पैसे जो है, आपकी इनकम जो है उसमें खर्च हुई बुक्स के लिए। तो वो जो मनी है, आपकी इनकम है, वो दूसरे के लिए क्या होगी, आपका जो एक्सपेंस हुआ वो दूसरे के लिए इनकम होगा। मतलब कि वो दुकानदार जिन्हें आपने ये बुक्स के बदले में जो इनकम दी, अपनी पैसे दिए, आपने मनीस दी, तो उसके लिए वो जो है इनकम है, ठीक है। तो एक का एक्सपेंस होता है तो दूसरे के लिए सामान्य बात है कि इनकम ही होगा। आप एक्सपेंस करते हैं तो उसके लिए इनकम होगा, ठीक है। आप भी कोई बिजनेस करते हो, आप भी कोई कार्य करते हो, तो उसके बदले में आपको जो इनकम मिलती है तो आपके लिए तो वो इनकम है, लेकिन वो सामने वाले के लिए जो है वो एक तरीके से एक्सपेंस है, ठीक है। तो मतलब मैं ये क्या कह सकता हूँ कि जो एक्सपेंडिचर है वो इंडिकेट करता है इफ़ेक्टिव डिमांड। मैंने समझा दिया आपको, इफ़ेक्टिव डिमांड जो है वो इंडिकेट करता है एक्सपेंडिचर। सीधा सा मतलब स्पेंडिंग ऑफ इनकम, यहाँ पे हमने देख चुके हैं स्पेंडिंग ऑफ इनकम, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव इस हमने स्लाइड में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि भैया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। इनकम जो है डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फंक्शन है एक, दोनों इंक्रीज होते हैं, दोनों डिक्रीज होते हैं, ठीक है, ये भी हमने देखा। और फिर हमने देखा कि भैया केन्स ने जो है हिज कॉन्सेप्ट, उनके जो कॉन्सेप्ट थे उनकी मदद से इफ़ेक्टिव डिमांड को समझाया है। सबसे पहले हमने इफ़ेक्टिव डिमांड का मतलब देखा, टोटल डिमांड, और मनी इकोनॉमी के बारे में कुछ देखा कि मनी इकोनॉमी में जो है इफ़ेक्टिव डिमांड क्या काम करता है। तो भैया इंडिकेट करता है स्पेंडिंग ऑफ इनकम। और स्पेंडिंग ऑफ इनकम के बारे में हमने देखा कि भैया आप अगर स्पेंडिंग ऑफ इनकम करते हैं तो वह दूसरे के लिए इनकम होगी। स्पेंडिंग ऑफ इनकम का सिंपल सा मतलब है, आप अगर एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं कुछ तो दूसरे के लिए वो होगी इनकम। इतना हमने इस स्लाइड में देखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं थियोरिकल पार्ट में। यह आपका आंसर ही है, आपको आंसर के तौर पे ये लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर अभी कंटिन्यू ही है, आगे आप देख सकते हैं। अभी हमने वो जो देखा वो अभी आपको लिखना है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। आंसर अभी कंटिन्यू है, ख़त्म कहाँ हुआ है मेरे भाई। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है आंसर के सेकेंड स्लाइड पे। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है, हमने यह एक्सपेंडिचर का मतलब समझ लिया है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर को मैं दूसरा नाम देना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया दूसरा नाम जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। टोटल का मतलब ही हुआ एग्रीगेट, ठीक है। दोनों नाम एक ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसा तरीके का आ जाए, मतलब कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आ जाए, तो उसका मतलब ही होता है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितने तरीके के होते हैं वो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है वो दो तरीके के होते हैं यहाँ पे। एक तो होते हैं भैया कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और क्या मतलब होता है इनकम एक्सपेंडिचर का, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत ही सिंपल सा है। आप जो भी खर्च करते हैं वो सारा का सारा एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब आपने बुक खरीदी, कोई भी पेन खरीदी, तो उसके लिए जो खर्च किया उसे हमने कह दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन का मतलब क्या हुआ, कुछ भी आपने कंज्यूम किया, मतलब कि कुछ लिया, खरीदा, उसके लिए जो खर्च किया उसे ही कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इतना तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है। कुछ भी लेने के लिए आप कुछ खर्च करते हैं उसे ही हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
तो सेकेंड वन हम देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ, तो मैं इनकम ही दिमाग में है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ। तो कुछ भी आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल आपकी मान लीजिए 10,000 इनकम है मंथ की, पर मंथ 10,000 इनकम है, ठीक है। अब 10,000 में से आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं मान लीजिए 7,000, ठीक है। 7,000 जो है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मतलब कि कुछ भी खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, खाने में कुछ भी खरीदने के लिए, मतलब कि 7,000 जो है, 7,000 जो है आपका खर्च हो जाता है ऐसे ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। तो इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब अब देखिए 3,000 अब बचे, कितने बचे अभी 3,000, 10,000 में से अब 3,000 आपके पास बचे हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, देखिए 3,000 या तो आप अपने घर पे रख लीजिए, या फिर इसका कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कहीं पे घर लेना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कोई हफ्ते से कोई चीज़ आपने खरीदी है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, या फिर जमा कर सकते हैं बैंक में, ठीक है, एफडी। तो ये जो आप करते हैं बैंक में, जो आप हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, एफडी कराते हैं, तो वो जो खर्च करते हैं, मतलब कि भविष्य में आपको कुछ मिलने वाला होता है, उसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट कीजिए और भविष्य में बड़ा आपको इनकम मिलेगी, ठीक है, बड़ा आपको कोई फ़ायदा होगा, तो उसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप शुरुआत से जो खर्च करते हैं उसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब कि हर महीने आप 10,000 में से 3,000 आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 3,000 जो आपके खर्च हुए वो इसे कहते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। हर महीने आपके 7,000 खर्च हो गए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3,000 तो आपको यहाँ पे बचा के इन्वेस्टमेंट करना ही हर महीने, तो उसे ही कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। 7,000 फिक्स नहीं होता है, आप कितना खर्च करते हैं वो आप पे आधारित है। कई बार आप कम खर्च करते हैं, कम से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो 3,000 तो आपको महीने में यहाँ पे बचत करके इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थियरिकल पार्ट में क्या लिखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, सबसे पहले हमने केन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू केन्स अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज होगी। भैया किस तरीके से, तो हमने ये देख लिया है। हमने यहाँ पे इसके बाद के जो चैप्टर है, मैंने यहाँ पे नाम दिया था, कौन सा वो चैप्टर था, द कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वो चैप्टर था। मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है कि भैया किस तरीके से इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन आपका जो है वो बढ़ेगा, इनकम कम होती है तो किस तरीके से कंजप्शन कम होगा। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैंने यह जो नाम किया कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, उसके नीचे एक लिंक दी गई है, मैंने ये लिखा है, और वहाँ पे आप क्लिक करने से वो वीडियो शुरू हो जाएगा, वहाँ जाके आप ये देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया आपको, तो वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक तरीके से होता क्या है कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ती है, तो उसी तरीके से आपकी कंजप्शन भी जो है बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अगर इनकम आपकी बढ़ रही है तो आपकी जो है अच्छी तरीके से, खाने का एग्जांपल लूँ तो चावल जो है वो निचली कक्षा का आप खाते हो तो कुछ अच्छे चावल खाएंगे, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ी है तो आप आज अच्छा आहार आप खाना खाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम तो कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो कंजप्शन तो बढ़ेगी ही, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में आपकी जो है वो कंजप्शन नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे वही लिखा गया है, देखिए यहाँ पे कि आपकी इनकम इंक्रीज होती है, कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीज, बढ़ेगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज इंक्रीज इनकम। इनकम जैसे बढ़ती है वैसे ही कंजप्शन बढ़ना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि आपकी 10,000 इनकम थी, 10,000 इनकम थी पर मंथ, आपकी इनकम मान लीजिए बढ़ के 15,000 हो गई, ठीक है।
15,000 आपकी इनकम हो चुकी है। तो क्या कंजप्शन आपकी जो 7,000 थी, ठीक है, 10,000 जब आपकी इनकम थी, आपकी कंजप्शन कितनी थी? 7,000। तो क्या ये ज़रूरी है कि आपकी 15,000 इनकम बढ़ी, मतलब कि 5,000 इनकम बढ़ी 5,000, तो कंजप्शन भी 5,000 बढ़ना चाहिए? नहीं। हाँ, आपकी इनकम बढ़ी है तो आप कुछ अच्छा खाना खाएंगे, आप अच्छा खर्च करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, पहले से ज़्यादा इनकम बढ़ चुकी है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि 5,000 ही बढ़ेगा? नहीं, कम भी बढ़ सकता है, ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इनकम से ज़्यादा तो खर्च महत्तम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनकम में रह के ही सारा खर्च करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5,000 ही बढ़ेगा, ठीक है, कम बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट, ये भी हम देखते हैं। चलिए, आपके सामने जो है देखिए यहाँ पे, बट एट डिमिनिशिंग रेट का क्या मतलब होता है? मतलब कि आपकी इनकम, मान लीजिए ये जो है आपका डायग्राम है, इसके लिए मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिया है डायग्राम का, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है, वहाँ पे हम पूरा डायग्राम में फॉर्म में देखेंगे। तो ये आपकी जो है इनकम है, बढ़ती चली गई, ठीक है, इनकम आपकी बढ़ती चली गई है, ये आपका डायग्राम है। मैं यहाँ पे इनकम लिख देता हूँ, ठीक है, इनकम। अब आपकी जो इनकम है वो बढ़ी है तो इसका मतलब होगा कि कंजप्शन बढ़ेगा। लेकिन कंजप्शन जो है वो बढ़ेगा, लेकिन ऐसे बढ़ेगा। मतलब कि पहले देखिए इनकम आपकी बढ़ी है, पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम आपकी बढ़ी है तो कंजप्शन भी आपका बढ़ा है, ये है आपका कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन भी आपका बढ़ा है। तो पहले तो इनकम देखिए सीधी बढ़ती चली जाती है, इनकम इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी कंजप्शन है वो यहाँ पे टर्न हो रही है, टर्निंग पॉइंट है आपके सामने, और यहाँ पे सीधा फिर इक्वल हो जा रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी जो कंजप्शन है, इनकम इंक्रीज होने से कंजप्शन इंक्रीज होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे आप रुक जाते हैं, कंजप्शन थोड़ी कम करते हैं, ठीक है, आपकी कंजप्शन जो लेवल है वो कम होता चला जाता है, और एक समय आते हैं जो आपकी कंजप्शन जो है वो हमेशा इक्वल हो जाती है। मतलब कि भविष्य में कभी बढ़नी होती है तो बढ़ती है, लेकिन इक्वल सी हो जाती है। पहले तो एकदम से बढ़ती है और फिर सीधी इक्वल्स तरीके से चलने लगती है। तो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे इनकम एंड कंजप्शन में। इनकम बढ़ती है तो शुरुआत में क्या लगता है कि भैया इनकम बढ़ चुकी है, भैया अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छा खर्च करो, ज़्यादा खर्च करो, कोई बात नहीं है। फिर एक समय आ जाएगा कि आपको भैया इनकम का जो है इनकम कम लगने लगेगी। जो 15,000 है आपने ज़्यादा खर्च करने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया 15,000 भी कम पड़ रहे हैं। तो आपकी जो इनकम है, खर्च इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक समय पे इक्वल हो जाएगा। फिर वापस आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजप्शन थोड़ी बढ़ेगी और फिर इक्वल हो जाएगी। वापस आप 15 से 20,000 से लेके 25,000 इनकम बढ़ी तो आपकी भी कंजप्शन बढ़ेगी, लेकिन एक समय पे इक्वल होती चली जाएगी। सिंपल तरीके से समझना है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। डायग्रामिक फॉर्म में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। फुल्ली आपके लिए मैंने वो स्लाइड तैयार करके रखी है, वहाँ जाके हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि भैया कैसे जो है कंजप्शन आगे जाके डिमिनिशिंग रेट पकड़ता है और यहाँ वहाँ जाके टर्निंग पॉइंट क्यों आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने इनकम एंड कंजप्शन के बारे में देखा, ठीक है। इनकम एंड कंजप्शन जो एक प्रकार थे कंजप्शन फंक्शन के, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे। कंजप्शन के बारे में हमने देखा, इनकम इंक्रीज, कंजप्शन इंक्रीज, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एग्जांपल क्या लिया था, 10,000 इनकम थी आपकी और फिर खर्च कितना होता था, हाँ 7,000, आपको याद है। तो 7,000 जो है, और यहाँ पे आपका जो डिफरेंस निकल के आता था वो था 3,000 जो आप इन्वेस्ट करते थे, और इसी को ही हमने क्या कहा था, जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या मैं इस तरीके से इसको मैं देख के क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं
इनकम और एक्सपेंडिचर, कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डिफरेंस निकालूँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ? जी बिल्कुल। देखिए ये आपकी इनकम है और 7,000 क्या है? आपकी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और उसका डिफरेंस ही है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक एजम्पशन ली जाती है कि भैया जितने भी आपके पास पैसे बचे हैं, मनी बची है, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे 3,000 आपके बचे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो चलिए थियरी में क्या दिया गया है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वही लिखा गया है कि अगर आपकी जो बिटवीन गैप है इनकम एंड कंजप्शन के बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, इफ, यहाँ पे फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज देन द टोटल एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी विल बी लेस। मतलब क्या हुआ? मतलब इकोनॉमी में कैसे ये टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया? तो चलिए समझते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं पे आपके जो मनी है, आपकी जो इनकम है, वो आप इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। आपको मान लीजिए बैंक में आपने इन्वेस्ट की, ठीक है, तो एक तरीके से वो इनकम जो है आपकी, जो बचत है आपकी, सेविंग जो है, वो आपको इकोनॉमी में आपने इन्वेस्ट की है वो माना जाता है। मतलब कि आपने बैंक में दिए एफडी के तौर पे, ठीक है, आप महीने महीने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक में 3,000। आगे हमारा एग्जांपल के मुताबिक हमारे 3,000 थे, तो 3,000 हम देखते हैं, 3,000 हम इन्वेस्ट करते हैं। तो वो 3,000 का बैंक क्या करेगा? बैंक जो है वो 3,000 किसी और को जिसे ज़रूरत है लोन के तौर पे, वो दूसरे आदमी को देगा। मतलब कि कहीं ना कहीं वो आदमी जो है इन्वेस्ट करेगा, कुछ बिल्डर है तो बिल्डिंग बनाएगा, कुछ और बिजनेस करता है तो वहाँ पे वो जो मनी है वो इन्वेस्ट करेगा। तो मतलब कि इकोनॉमी में पैसे बढ़ते हैं कैसे? अगर आप अपनी सेविंग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकम, अगर आपकी जो इनकम है वो बढ़ती है तो आपकी सेविंग, कंजप्शन जो है वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है। मैंने आपको जहाँ पे डायग्राम बताया, ठीक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके जो रुक जाती है आपकी कंजप्शन, मतलब कि इक्वल हो जाती है, तो वहाँ पे जो गैप है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 3,000 आपके इन्वेस्टमेंट गैप था, 10,000, मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है आपको। 7,000 आपका कंजप्शन था, ठीक है, 3,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी। तो आपका गैप जो है वो इन्वेस्टमेंट है। और वो जो आप अगर बैंक में कि कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरीके से आप दूसरे को पैसे दे रहे हैं कुछ वक्त के लिए। तो मतलब कि अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट जो सेविंग है अगर आपकी बढ़ती है, मतलब कि 3,000 से 5,000 हो गए, 10,000 हो गए, सेविंग जो है वो आप बैंक में बढ़ाते ही गए इन्वेस्टमेंट, तो एक तरीके से इकोनॉमी में पैसे है जो बढ़ते चले जाते हैं। उससे उल्टा 3,000 से लेके आपकी इनकम जो है कम हो गई, चलिए इनकम 10,000 थी लेकिन कंजप्शन आपकी बढ़ गई, 7,000 से लेके 8,000 हो गई, तो आपकी कुल मिला के इन्वेस्टमेंट अब कितनी कर सकेंगे? 2,000। तो इकोनॉमी में आप 1,000 कम दे रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के तौर पे। तो 3,000 में से 2,000 हो गए, मतलब कि इकोनॉमी में जो है अब मनी लेस हो गई है, कम हो गई है। अब बैंक को, अगर कोई बैंक में आएगा कि भैया लोन चाहिए, तो उसमें से आपकी तरह तो कितने भी आदमी हो गए, कितने भी लोग हो गए कि जिन्हें इनकम कम हो गई है, तो बैंक के पास भी मनी नहीं होगी, तो रेट बढ़ा देंगे। आपकी रेट इंक्रीज़ हो गई है, तो अब जो लोग हैं वो लोन लेना कम कर देंगे। तो इनकम सीधी तरीके से मतलब समझे, इकोनॉमी में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है, ठीक है। मतलब सीधा मतलब समझिए आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे आएंगे,
रेट कम हो गए, लोन ज़्यादा ली जाएगी। अगर इकोनॉमी में आप कम इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा सा मतलब है रेट बढ़ जाएंगे, लोन कम ली जाएगी। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है। अब यहाँ पे थियरी में देखते हैं, चलिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है डज़ नॉट इंक्रीज, आपकी इंक्रीज नहीं करते हैं, तो भैया सीधा सा मतलब है इनकम जो है आपकी इकोनॉमी में, जो आपने पैसे रोके वो कम हो गए, तो इकोनॉमी में जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टमेंट के नाम से जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में कम पैसे हो गए। तो अगर इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब कि इकोनॉमी में कम पैसे आ गए हैं, रेट बढ़ चुका है, लोन कम लेने हो गई है। ठीक है, लोन अगर आपका रेट बढ़ चुका है लोन के लिए, तो अब लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। अगर बहुत ज़रूरत है तो ही लोन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्टिव डिमांड विल बी लो। ठीक है, और इफ़ेक्टिव डिमांड लो हो चुकी है, सीधा सा मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर इफ़ेक्टिव डिमांड कम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया देखिए किसी के पास इनकम ही नहीं होगी, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्ट नहीं करेगा, इनकम नहीं होगी, तो इनकम ना होने का मतलब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट। सीधा सा मतलब है ना कि आपको काम करना है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपके उसके लिए जो इनकम है आपको कम दी जा रही है, या फिर आपको इनकम ही नहीं मिलती है, तो उसे ही कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर इकोनॉमी में कहीं पे मनी ही नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, और काम नहीं मिलेगा तो सीधा सा मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे कुछ अलग तरीके से भी दिया गया है। इन अदर वर्ड्स एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कहीं ना कहीं अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूँ तो इकोनॉमी में भैया मनी की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। क्योंकि इकोनॉमी में मनी बढ़ चुकी है तो रेट क्या हो गए, कम हो जाएंगे। कम रेट पे लोन मिलेगी, सब लोग लोन लेंगे, और यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरत होगी, तो उन लोगों को इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर दी जाए, इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है वह इंक्रीज़ हो जाए, तो आपकी जो इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है उसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को नाबूद करके हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो रिवीजन का टाइम आ चुका है, चलिए रिवीजन देखते हैं। इस स्लाइड में हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर के दो एलिमेंट्स देखे। ठीक है, दो टाइप्स देखे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर। अगर इनकम बढ़ती है आपकी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमने देखा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ेगी, लेकिन एक समय पर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगी तो ज़रूर। ठीक है, लेकिन एक समय पे आपकी जो बढ़ना है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, मतलब कि इस तरीके से बढ़ेगी, कुछ इस तरीके से, एक तरीके से तो बढ़ने लगेगी, फिर डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, बहुत ही कम रेट पे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो डिफरेंस है, गैप है बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है, वो हमने देखा यहाँ पे, इनकम एंड गैप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बढ़ते चले जाते गैप के, मतलब कि एक्सपेंस कम कीजिए, इनकम आपकी बढ़ रही है, तो आपका जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और वो आप बढ़ा सकते हैं इकोनॉमी में। अगर सीधा मतलब मैं देखूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में पैसे मिलते जाएंगे, मनी इकोनॉमी जो है, मनी है वो इकोनॉमी में बढ़ती चली जाएगी, और इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हम ये इफ़ेक्टिव डिमांड कह रहे हैं उसका मतलब तो हमने देख लिया कि भैया टोटल डिमांड है, वो जो एट पर्टिकुलर टाइम जो लोग डिमांड करते हैं, टोटल डिमांड करते हैं, उसका ही मतलब होता है इफ़ेक्टिव डिमांड। ठीक है,
इसका मतलब हमने देख लिया, लेकिन इसके जो दो टाइप है, टू टाइप्स, टू फैक्टर, दो फैक्टर है, उसके बारे में हम नहीं देखे। तो उसके बारे में हम देखते हैं। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक नाम है एग्रीगेट डिमांड प्राइस और दूसरा नाम है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो सबसे पहले ये दो क्लियर करते हैं, और एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन है उसी तरीके से आता है कि भैया थियरी ऑफ इफ़ेक्टिव डिमांड समझाइए। तो सबसे पहले हमने ये दो स्लाइड जो देखी वो इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि भैया टू फैक्टर्स है इफ़ेक्टिव डिमांड के, एक एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एक एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ठीक है, ये दो जो है फैक्टर है इफ़ेक्टिव डिमांड के, और ये दो फैक्टर अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो केन्स, प्रोफेसर केन्स ने दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है, और जगह जगह पे आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या होता है, उसके बाद देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ठीक है, चलिए तो इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि चलिए मान लीजिए कि आपका जो बिज़नेस है, एक बिज़नेस है। ठीक है, आपका बिज़नेस है एक पेन बनाने का, आपका पेन का बिज़नेस है, आप पेन बनाते हैं। ठीक है, और पेन की जो आप कॉस्ट है, मतलब कि जो आप पेन है वो बनाते हैं 8 रुपीज़ में। 8 रुपीज़ में जो है आपकी पेन तैयार हो जाती है। ठीक है, और उसे आप बेचते हैं 10 रुपीज़ में। ठीक है, 10 रुपीज़ में आप बेचते हैं, मतलब कि आपको इतना यकीन है कि ये जो पेन है वो 10 रुपये में बिक ही जाएगी। ठीक है, 8 रुपये में बनती है और आप 10 रुपये में बेच सकते हैं, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझिए, अगर ₹8 आपकी कॉस्ट है तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी पेन नहीं बिक रही है 10 रुपीज़ में तो आप 8 रुपीज़ तो कवर करें, ऐसा ही कुछ करेंगे। मतलब कि आप अगर पेन नहीं बिक रही है 10 रुपये में तो आप कम रेट लगाएंगे, मतलब कि 8 रुपीज़ तो आप कवर हो जाए, ऐसा कुछ करेंगे। मतलब कि एक पेन पे आपको 8 रुपये तो मिलने ही चाहिए, तभी आपका बिजनेस चलेगा। कॉस्ट तो आपकी कवर होनी ही चाहिए, ये मतलब होता है। ठीक है, कॉस्ट कवर होनी चाहिए, 10 रुपये मिले ना मिले ज़रूरी नहीं है, लेकिन 8 रुपये तो मिलने ही चाहिए पर पेन। ठीक है, तो ये जो 8 रुपये है वो आपकी है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, ASP, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। और ये जो 10 रुपये है एक्सपेक्टेड इनकम, वो है आपकी एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब थियोरिकल देखते हैं कि क्या मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड प्राइस। पहले मैं ये बता दूं कि 10 रुपये जो थे क्या थे, एग्रीगेट डिमांड प्राइस ADP, और 8 रुपये जो थे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस ASP थे। ठीक है, अब देखते हैं थियोरी, याद रखिए एग्जाम्पल। अब देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया कि भैया जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस है वो क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर सेल आउटपुट, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ देयर आउटपुट। मतलब कि जो भी आप आउटपुट करते हैं, आउटपुट आपका जो गुड्स है, बिजनेस है, उनमें से एक्सपेक्टेड जो सेल है, मतलब कि इतने रुपए में तो ये गुड्स बिक ही जाएंगे। जो आपका बिजनेस है, आप गुड्स बनाते हैं, जो भी गुड्स है, तो इतने रुपए में तो बिक ही जाएगी। जो वो आपने अंदाज़ा लगाया, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, कि पेन का एग्जांपल था तो 10 रुपीज़ जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उसे ही कहते हैं एग्रीगेट डिमांड प्राइस। मतलब कि 10 रुपये तो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसी आपको एक्सपेक्टेशन है। मतलब कि इकोनॉमी में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वही है आपकी एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी लिखा गया है कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस रिप्रेजेंट रिसिप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। रिसिप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब हुआ कि भैया इनकम, टोटल रिसिप्ट आपको एंटरप्रेन्योर की जो है वो रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट डिमांड प्राइस। मतलब 10 रुपये एंटरप्रेन्योर को मिलेंगे तो ये 10 रुपये ही जो है रिप्रेजेंट होता है एग्रीगेट डिमांड प्राइस। सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 10 रुपये जो है वो एग्रीगेट डिमांड प्राइस है। तो भैया एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या हुआ, तो वो देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है मस्ट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। मतलब
मतलब हमने पेन में देखा था कि भैया 10 रुपये में हम जो है पेन सेल करते हैं, लेकिन 8 रुपये जो है हमारी कॉस्ट थी। ठीक है, पेन नहीं बिक रही है, कुछ नहीं बिक रही है, कुछ इसके जैसी दूसरी पेन आ चुकी है, तो भैया हम कहेंगे कि भैया 8 रुपये में तो बेच ही दो, 8 रुपये तो कवर करने होंगे, क्योंकि 8 रुपये तो हमने खर्च कर दिए, तो कॉस्ट तो हम कवर करेंगे। ठीक है, इतना तो हमारा खर्चा हुआ है, तो खर्चा तो कम से कम मिल जाए ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये जो 8 रुपये है वही है आपकी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है वो रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट, मतलब कि टोटल आपने कितना खर्च कर दिया, प्रॉफिट को माइनस करते हुए टोटल आपने कितना खर्च किया, उसे ही कहते हैं कॉस्ट, और वही कॉस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। मतलब कि 8 रुपये आपने टोटल खर्च कर दिया उस पेन पे 8 रुपये, तो वही 8 रुपये जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। हम जानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है उनका पहला मकसद क्या होता है भैया, पहला मकसद होता है, एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है मैक्सिमम प्रॉफिट मिले एंटरप्रेन्योर वैसा ही काम करेंगे, लेकिन कोई कारणवश भैया नहीं बिक सकता है गुड्स, तो वो कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, तो उसे हम कॉस्ट प्राइस पे हम बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, और यानी सेल प्राइस मतलब कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस 10 रुपये, यानी कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस 8 रुपये, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। अब आपकी जो इनकम है वो डिपेंड रहती है डिमांड पर, डिमांड फॉर गुड्स। जो लोग डिमांड करते हैं, डिमांड, लोगों को ये गुड्स चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए जो डिमांड करते हैं उस पे आधारित होती है आपकी जो इनकम। मतलब कि आपने ये पेन बनाई अच्छी है तो लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड करते हैं इसका ही मतलब होता है आपकी इनकम बढ़ने वाली है। मतलब कि लोग ये खरीदना शुरू कर देते हैं, आपके लिए 10 रुपये वो देने के लिए तैयार है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया था कि द इनकम विच एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉन एज एग्रीगेट डिमांड प्राइस। मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस हमने सेल के लिए रखी है 10 रुपीज़, वही है हमारी एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपकी यहाँ पे मैंने आपके लिए ये थियोरिकल पार्ट तैयार करके रखा है, आप नोट डाउन करें। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पे थियोरिकल पार्ट रखा है, वही मैंने जो समझा है वही यहाँ पे लिखा गया है, एक्सप्लेन सिर्फ डिटेल में किया गया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं। अब हम देखते हैं इसे डायग्रामिक फॉर्म में, डायग्राम में देखते हैं कि भैया क्या मतलब होता है। क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया समझाइए थियरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के हेल्प से आपको समझाना होता है। तो एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस हम डायग्राम में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।